राम राम दोस्तों, आपका हमारे चैनल क्रैक यूपी एग्जाम्स विद नागेंद्र में बहुत बहुत स्वागत है। यह चैनल यूपी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराएगा, परंतु अभी यूपी लेखपाल 2020 तथा यूपी पीसीएस 2020 की संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। देखिए, कोर्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, बीच में छोड़ा नहीं जाएगा। अन्य चैनल के अगर अन्य चैनल की और इस चैनल की तुलना की जाए तो इस मामले में यह चैनल अलग होगा कि यह आपकी समस्याओं, जो धरातली समस्याएं हैं, उनको लेकर के उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बनाया गया है। अब अधिक समय बर्बाद ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज से हम पर्यावरण, सबसे पहले पर्यावरण ख़त्म करेंगे, फिर अन्य विषय के वीडियो समय समय पर आते रहेंगे। तो पर्यावरण से प्रारंभ करते हैं। समय बर्बाद नहीं करना अधिक, बातें कम काम अधिक। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पर्यावरण है क्या। देखिए, हमारा टॉपिक है पहला आज का पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या है, देखिए पहले तो क्या है, इन बिंदुओं के तहत हम पर्यावरण को समझेंगे। कोई भी विषय प्रारंभ करने के पहले हम उसका परिचय ही समझते हैं, उसकी परिभाषा समझते हैं, परिचय समझते हैं। तो परिभाषा ना कहिए, परिचय कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। परिभाषिक रूप देना एक अलग बात हो जाती है। देखिए, पर्यावरण शब्द जो है वो दो चीज़ों से बना है, परि और आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ, और आवरण का मतलब होता है आवृत या ढका हुआ। ऐसी चीज़ें जो हमको चारों ओर से आवृत किए हुए है। अब हमें आवृत क्या किए हुए हैं, ठीक, हम लोग क्या, जितनी भी चीज़, जीवधारी, वनस्पति, जिन जिन चीज़ों, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो जैविक हो, जिन कारकों के द्वारा, जिन वस्तुओं के द्वारा चारों ओर से आवृत हैं, वो सब क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अगर सामान्य भाषा में कहा जाए इसको, तो लोग जनरली इसको प्रकृति या नेचर के द्वारा भी इसकी तुलना करते हैं। थोड़ा सा गला खराब है, इस समय खराश चल रही है, हो सकता है आवाज़ में कोई समस्या आए आपको, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। अच्छा, अब आगे देखिए। तो आप परिचय में तो यही बिल्कुल सामान्य सी बात ही मैंने बताई, जो शाब्दिक अर्थ है उसका, पर्यावरण क्या है क्या नहीं है। अब इसके आगे हम चलें, अगर हम देखें तो पर्यावरण की संरचना और पर्यावरण कितने प्रकार का होता है, इस बात को समझते हैं। तो हमने पहला टॉपिक आपका पर्यावरण का परिचय और परिभाषा समझ लिया, ठीक। देखिए, इन चीज़ों पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है, हमारा मेन टाइम वहाँ लगेगा जहाँ पर जो मुख्य बिंदु पूछे जाते हैं परीक्षा के लिए, जो उपयोगी हैं। फालतू ऐसे वीडियो खींचना नहीं कि कुछ भाषा में लेकर खींचे, आधा घंटा खींचते चले जाएं वीडियो। आवश्यक और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो आपकी अवधारणाओं को बिल्कुल क्लियर कर दे। देखिए, पर्यावरण की संरचना और प्रकार। अगर हम इस टॉपिक को समझें तो देखिए, पर्यावरण जो है वो भौतिक और जैविक संकल्पना है। ये लाइन किसी प्रतियोगी परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि पर्यावरण भौतिक और जैविक संकल्पना है। इसका तात्पर्य क्या है कि पर्यावरण को अगर हम डिवाइड करें तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक भौतिक पर्यावरण और एक जैविक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत तीन चीज़ें आ जाएंगी: स्थलमंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण, जलमंडलीय पर्यावरण। अगर इनको और भी छोटी छोटी इकाइयों में हम डिवाइड करें तो जैसे पर्वत का पर्यावरण, ये आपका आ जाएगा किसमें, स्थलमंडलीय वगैरह में। और पठार का पर्यावरण है आपका, मैदान का पर्यावरण है, झील का पर्यावरण है, ये सब चीज़ें, हिमनद है, मरुस्थल पर्यावरण है, सागर, ये सब जलमंडल में आ गए आपके। तो ये सब चीज़ें क्या है आपकी, ये पर्यावरण को और भी छोटी इकाइयों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब जैविक में क्या है, अब जैविक में दो चीज़ें डिवाइड कर सकते हैं। जैविक में क्या चीज़ें आती हैं आपकी, जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आपका आ जाएगा वनस्पति है, मनुष्य है और जंतु। ये तीनों जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए, जैविक मतलब जीवित वस्तुओं से तात्पर्य है यहाँ पर। अब आगे हम समझते हैं इसके आप अब क्या है। तो देखिए, हम इस पर थोड़ा सा परिचय, हमको इसका, इस टॉपिक का परिचय भी हमको मिल गया। ये टॉपिक भी हमने थोड़ा लगभग समझ लिया मोटे तौर पर। देखिए, फालतू का टाइम यहाँ पर बर्बाद नहीं करना हमको। अभी ये पर्यावरण का क्षेत्र बहुत बड़ा है, किसी एक विषय को हमें ये ध्यान देना है कि मुख्य महत्वपूर्ण बातें कहाँ पर क्या चीज़ें हैं और अनावश्यक चीज़ें क्या हैं। परंतु क्या है, परिचय तो सभी चीज़ों का लेना पड़ेगा ना। परीक्षा के क्या ये समझते हुए पढ़ना पड़ता है कि किन चीज़ों को छोड़ सकते हैं और किन चीज़ों को
थोड़ा पढ़ सकते हैं, तो छोड़ने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत परिचय जरूर सबके बारे में हो, परंतु जिन क्षेत्रों से अधिक प्रश्न आते हैं उन पर विशेष ध्यान और संपूर्ण रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो देखिए, अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं हम लोग, मानव और पर्यावरण का संबंध। तो देखिए, मानव पर्यावरण का संबंध क्या है। जो मनुष्य है वो विभिन्न रूपों से प्रभावित करता है, अनेक रूपों से प्रभावित करता है पर्यावरण को। अच्छा, अब देखिए इसमें थोड़ा सा भी और हम लोग इस पर डिटेल पर जाएं। एक मिनट थोड़ा सा। देखिए, तो हमने पर्यावरण पर थोड़ा भी इन टॉपिकों को भी और क्लियर करते हैं अभी, फिर इसके बाद इस पर आते हैं। तो देखिए, इसमें क्या चीज़ें हैं आपकी, मनुष्य की भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक। इन सब चीज़ों को, इन सब तत्वों को मिला करके पर्यावरण की रचना होती है। देखिए, भौतिक तो आपको समझ में आता ही आता है सब कुछ, जैसे ये बताने की आवश्यकता नहीं है, जो भी ग्रेजुएट है लगभग लगभग समझता है भौतिक क्या है। जैविक भी समझ में आ रहा है, थोड़ा सा सांस्कृतिक शब्दों में थोड़ा सा प्रकाश डालने की आवश्यकता है, इसलिए मैं थोड़ा चर्चा करता हूँ कि सांस्कृतिक तत्व कौन कौन से होते हैं। जो सांस्कृतिक तत्व हैं आपके, वो सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत आ जाता है आपका, जैसे आर्थिक है, आर्थिक के अलावा सामाजिक और तीसरा जो है आपका राजनैतिक। ये सांस्कृतिक तत्व 3 प्रकार के आपके आ जाएंगे यहाँ पर। ये सब सांस्कृतिक तत्व है, ये भी सांस्कृतिक तत्व ही है आपका, ठीक। ये सारे तत्व जो सांस्कृतिक तत्व वो मानव निर्मित होते हैं, प्रकृति निर्मित नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। देखिए, आर्थिक गतिविधियां जो भी है वो सब मानव के, प्रकृति तो नहीं करती ना कोई आर्थिक गतिविधि, हम ही दोहन करते हैं आर्थिक रूप से, प्रकृति का हो चाहे समाज का हो, चाहे जिन चीज़ों का भी है, हम आर्थिक गतिविधियां मानव के द्वारा ही होती हैं। सामाजिक, देखिए सामाजिक जो चीज़ें हैं वो भी मानव के द्वारा ही, एक समाज का निर्माण करने के लिए, समाज में रहने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ये सारे कारक भी मानव निर्मित होते हैं। राजनीतिक भी मानव निर्मित कारक ही आ जाते हैं आपके। तो देखिए, ये थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि इसमें मनुष्य के सभी चीज़ें, इनमें क्या कैसे आपके जितने भी क्रियाशील तंत्र हैं, ये सब परस्पर, इनके भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक, ये सारे तत्व मिल करके पर्यावरण को क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं, प्रभावित करते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत इन 3 कारकों को दिमाग में रखिएगा, भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक। सांस्कृतिक क्या है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। अच्छा, अब आगे आते हैं हम लोग कि हम चर्चा कर रहे थे कि मानव एवं पर्यावरण संबंध की अवधारणा पर, मानव और पर्यावरण के संबंध पर की अवधारणा पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो देखिए, मैंने बताया था आपको कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से मानव प्रभावित करता है। देखिए, मनुष्य स्वयं भी क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र को प्रभावित करता है, उसका एक पार्ट हो करके, और उसका स्वामी बनने की कोशिश भी करता है, उसका दोहन भी करता है अपने आर्थिक लाभ के लिए, अपने सामाजिक लाभ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, और अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी। वहाँ भी कभी कभी दोहन हो जाता है। देखिए, मूल आवश्यकताएं तो पूरी करनी ही पड़ेंगी, परंतु अगर किसी चीज़ का अति उपयोग कर लिया गया तो दोहन की श्रेणी में आ गया। अच्छा, देखिए इसके बाद क्या है, अब हम चर्चा करते हैं हमारा। देखिए, अगला टॉपिक जो आपका ये है, मानव एवं पर्यावरण संबंधी अवधारणा। मानव एवं पर्यावरण संबंधी अवधारणा, इस पर अगर हम प्रकाश डालें, इस टॉपिक पर प्रकाश डालें, तो इसमें देखिए कुछ भूगोलवेत्ता हैं, कुछ विद्वान हैं जिन्होंने इस पर प्रकाश डाला है। कुछ अवधारणाएं से संबंधित जो काफ़ी प्रचलित हैं,
उनमें से पहली अवधारणा है नियतिवादी अवधारणा। तो देखिए इसके अंतर्गत मैं पहला टॉपिक आपको बताऊं, थोड़ा सा रफ हो जाएगा, 1 मिनट। जी देखिए, तो पहला टॉपिक क्या है आपका, ये जो मानव एवं पर्यावरण संबंधी अवधारणा है, दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा क्या है, संसाधनों के अभाव में किसी प्रकार से जुगाड़ के द्वारा, हाँ देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, नियतिवादी अवधारणा, नियतिवादी अवधारणा क्या मतलब है इसका, नियतवादी अवधारणा। देखिए नियतवादी अवधारणा, इस अवधारणा के अंतर्गत ये माना गया है कि मानव पर्यावरण का ही एक हिस्सा है, उसका एक तत्व है, उसका एक अंग है। ये अवधारणा हमबोल्ट और रिटर जैसे कुछ विद्वान हैं जिन्होंने क्या किया है, ये बताया है कि मानव जीवन प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर है। इस अवधारणा को नियतिवादी अवधारणा कहते हैं। इसे निश्चयवाद भी कहते हैं। जो दूसरी अवधारणा है, वह दूसरी अवधारणा आपकी क्या है, इस पर ध्यान दीजिए जरा। दूसरी अवधारणा है आपकी संभववादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा। संभववादी अवधारणा क्या होती है? संभववादी अवधारणा में मनुष्य को प्रकृति का स्वामी बता दिया गया है कि मनुष्य ने प्रकृति पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया है और अपने अनुसार प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है और अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। परंतु समस्या क्या है, आवश्यकता क्या है कि ये चीज़ें परिवर्तन कर पाना या ना कर पाना, किस लेवल पर कर पाएंगे परिवर्तन, प्रकृति को कितना प्रभावित कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मनुष्य की पूंजी, उसकी तकनीकी दक्षता, और इच्छा शक्ति, इस पर निर्भर करता है। इन बातों पर निर्भर करता है। अगली अवधारणा है नवनियतवादी अवधारणा। देखिए तीसरी अवधारणा बताऊं मैं आपको, नवनियतवादी अवधारणा। नवनियतवादी अवधारणा, ये अवधारणा ऊपर की दोनों अवधारणाओं का खंडन करती है। इस अवधारणा के अनुसार जो अभी वर्तमान में ये शब्द अक्सर आप लोग सुनते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये नवनियतवादी अवधारणा का ही एक रूप समझ सकते हैं आप। यही है आपका नवनियतवादी अवधारणा। इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे अगले टॉपिक पे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ से मुख्य रूप से पर्यावरण आपका शुरू होगा। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा परिचय है, प्रारंभ है, पहला वीडियो है मेरा, और मैं उन चीज़ों को ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा जो जहाँ से प्रश्न बहुत कम आने हैं, जिनका कोई बहुत महत्व नहीं है, क्योंकि किसी भी विषय पर पूर्णता प्राप्त करना बहुत ही कठिन कार्य है। और हम यहाँ पीएचडी नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक प्रतियोगी परीक्षा को हमको क्या करना है, क्रैक करना है, हमें सफल होना। उसके लिए क्या होता है, संतुलित तैयारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि सबके पास वही समय होता है, सबके पास क्या है, वही संसाधन होते हैं, लगभग सबके पास वही होता है। जो इन संसाधनों का क्या है, दिमाग का प्रयोग करते हुए सही ढंग से, सही दिशा में, सही तरीके से सदुपयोग कर पाता है, वही सफलता प्राप्त करता है। अन्यथा आपसे भी अधिक बुद्धिमान योग्य व्यक्ति भी असफल हो जाते हैं अगर हम इन चीज़ों में तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि हम
विषय विशेषज्ञता हासिल नहीं कर रहे हैं, ये जीएस की दृष्टि या जीके की दृष्टि से, जीके न कहिए जीएस कहिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, जीएस की दृष्टि से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए नवनियतवादी अवधारणा आपका। अब अगली अवधारणा जो है आपकी, तो इस अवधारणा में आपने क्या समझा कि ये इन दोनों को ही क्या करता है, खंडन करता है। और ये कह रहा है, यह अवधारणा कहना चाहती है आपकी कि जो प्रकृति का अति दोहन हो विनाशकारी हो सकता है। ठीक, प्रकृति के संबंध में इन्होंने कहा है कि देखिए अति दोहन नहीं होना चाहिए। प्रकृति की अपनी सुंदरता है, प्रकृति की अपनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं को ध्यान रखते हुए ही उनका दोहन करें, नहीं तो जिस लाभ के लिए, जिस भौतिक सुख के लिए हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं वही हमारे लिए विनाशकारी हो जाएंगी। तो ये क्या कहता है कि प्रकृति का उतना दोहन करो जिससे सीमाओं का बांध ना टूटे। तो ये नवनियतवादी अवधारणा है आपकी। जो आपका सतत विकास की अवधारणा है वो इसके अंतर्गत ही आती है। टिकाऊ या शाश्वत विकास इसी को कहेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगली है कृतिवाद। इस अवधारणा में, इस अवधारणा के अंदर हम ये समझ सकते हैं कि मानव पर्यावरण को एक सहनीय स्थिति तक परिवर्तित कर सकता है। मतलब परिवर्तित करने की तो अनुमति दी गई है, लेकिन कहाँ तक बताया है इसको, एक सहनीय स्थिति, उसके बाद नहीं। जब वह स्थिति असहनीय हो जाती है तो वह प्रकृति का विध्वंसक रूप धारण कर लेती है। यह है आपका कृतिवाद। देखिए मैं लिख दूँ यहाँ पर, थोड़ा सा लिखने से स्पष्ट हो जाता है। कृतिवाद। अगली जो अवधारणा है आपकी मानकी दृष्टिकोण। इसमें प्रकृति और मानव का आदर्श रूप या सर्वोत्तम संबंधों के बारे में बताया गया है। आदर्श रूप जो है हो सकता है पर किसका, प्रकृति का। ठीक, मानकी दृष्टिकोण, क्या बोलेंगे इसको, मानकी दृष्टिकोण। तो मानकी दृष्टिकोण जो अवधारणा है आपकी, किसके संबंध में, हम ये सब क्या पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें क्या पढ़ी हमने, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमने पढ़ने का प्रयास किया है कि मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध हैं उसके बारे में जो विद्वानों ने अवधारणाएं बताई हैं, जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, वो क्या हैं, जो 5-6 जो भी हैं महत्वपूर्ण, वो सारे उन्हीं की चर्चा कर रहा हूँ, आपको परिचय दे रहा हूँ। देखिए मानकी दृष्टिकोण। मानकी दृष्टिकोण क्या है, मानकी मतलब मानक, नॉर्मेटिव अप्रोच। नॉर्मेटिव अप्रोच क्या है कि इसमें सर्वोत्तम जो संबंध हो सकते हैं प्रकृति और मनुष्य और पर्यावरण के बीच या प्रकृति या मानव के बीच, उन अंतर संबंधों को सर्वोत्तम और आदर्श स्थिति बताई गई है। यहाँ पर आदर्श स्थिति की अवधारणा कर सकते हैं आप इसकी, मानव और प्रकृति के बीच या मानव और पर्यावरण के बीच। देखिए अगली अवधारणा है आपकी पारिस्थितिकी दृष्टिकोण। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण। देखिए इस अवधारणा में मनुष्य को पारिस्थितिकी तंत्र का ही एक घटक मानते हुए अध्ययन किया जाता है, या संबंधों की उसकी चर्चा की जाती है कि मनुष्य भी पारिस्थितिकी तंत्र का एक घटक ही है, और एक घटक दूसरे घटक को कैसे प्रभावित करता है। ठीक, ये सब चीज़ें से बताई गई हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे क्रमशः। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, पूछा ही बहुत जाता है और इम्पॉर्टेंट है बहुत, इसको अच्छे से समझेंगे। तो अभी यहाँ पर सिर्फ परिचय कि जो मैंने आपको बताया है कि मानव और पर्यावरण संबंधी अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, तो फिर से एक बार देखते हैं हम लोग कि जो विद्वानों ने बताया है कि मानव और प्रकृति या पर्यावरण, उनसे रिलेटेड जो अवधारणाएं हैं वो 5-6 यहाँ पर लिखी हुई हैं आपके सामने, 1 2 3 4 5 6। नियतवादी बताया है। नियतवादी का मतलब क्या था आपका कि इस अवधारणा में मैंने बताया था, शॉर्टकट में बता दूं एक एक पॉइंट में आपको फिर से। मानव को पर्यावरण का ही एक तत्व मानती है ये अवधारणा कि
कि मानव भी पर्यावरण का ही एक तत्व है। संभववादी में क्या कहते हैं, इसमें स्वामित्व प्राप्त कर लेता है मानव, मनमानी करने की गुंजाइश आ जाती है इसमें, अर्थात ये प्रकृति को हरा लिया है, उसमें कंट्रोल में कर लिया है, अपने हिसाब से कार्य कर सकता है। कब नहीं कर पाता है, जब ये कारक प्रभावित करते हैं, पूंजी, तकनीकी दक्षता और इच्छा शक्ति। इन कारकों पर अगर वो सक्षम हैं तो फिर वो प्रकृति को एक प्रकार से उसका स्वामित्व प्राप्त कर लिया। इस अवधारणा में ऐसी चर्चा की गई है। तीसरी अवधारणा कौन सी है, नवनियतवाद। इसमें इन दोनों अवधारणाओं की क्या की गई है, आलोचना की गई है। ये जो ऊपर की दोनों अवधारणा है, नियतिवादी और संभववादी, इन दोनों की क्या की गई है, आलोचना की गई है। ये नवनियतिवादी हो गई आपकी। अच्छा, इसके बाद देखिए कृतिवाद में बता ही दिया मैंने आपको कि कृतिवाद क्या है आपका, पर्यावरण को एक सहनीय स्थिति तक या एक संभावना, जहाँ तक आप कहते हैं कि बस यहाँ तक हम इसका हम दोहन कर सकते हैं, इसके बाद बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। ठीक, हर चीज़ की एक सहने की क्षमता होती है। आप भी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एक क्षमता, उसके बाद अगर आप करेंगे तो कर तो लेंगे, तो तत्काल में कर लेंगे, फिर बीमार हो जाएंगे, समस्याएं सामने खड़ी हो जाएंगी। इसी प्रकार प्रकृति में भी दोहन तो कर देंगे, तो आज समझ में नहीं आएगा, लेकिन जल्द ही निकट भविष्य में वो भयावह रूप धारण कर लेती हैं। इसके बाद कृतिवाद के बाद क्या, मानकीकरण, मानकी दृष्टिकोण। मानकी दृष्टिकोण क्या है, इसमें आदर्श रूप की चर्चा की गई है, सर्वोत्तम रूप की चर्चा की गई है, एक मानक रूप दृष्टिकोण अपनाया गया है। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण क्या है आपका, इसमें इसके अंतर्गत क्या किया गया है, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण में मानव को पारिस्थितिक तंत्र का एक घटक मान लिया गया है, और फिर पर्यावरण के साथ उसके संबंधों को पारिस्थितिकी दृष्टिकोण के अंतर्गत व्याख्या की गई, चर्चा की गई है। तो इनके बारे में आप समझ गए। हमने आपको बताया था जो नवनियतवादी है, इसी से आपकी जुड़ी हुई है। यहीं से हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा, जो महत्वपूर्ण भी, इम्पॉर्टेंट भी है, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग ध्यान से अगले वीडियो में। और वो क्या है आपका, शाश्वत विकास, टिकाऊ विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब अवधारणाएं जो हैं आपका। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।